गांधी जी अब सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना चाहते थे। वो ये सब रोकना चाहते थे क्योंकि इस आंदोलन में जो विद्रोह हुआ उसमें 10 लाख के करीब लोग मारे गए थे। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसे गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। अब गांधी जी का जो मुख्य लक्ष्य था वो जेल में बंद लोगों को रिहा करवाना चाहता था। उनके बहुत से नेता साथी थे जो वो भी जेल में बंद हो चुके थे। गांधी जी ये चाहते थे कि उनकी एक सभा कांग्रेस पार्टी के बीच हो ताकि वे सभी मिलकर कुछ नए तरीकों पर बात करें। जो गांधी इरविन समझौता था, इस समझौते के तहत लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू भी गए थे। परंतु इस सम्मेलन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था क्योंकि उस सम्मेलन में भारत के पक्ष में कोई भी सफल निर्णय नहीं लिया गया था। वे वहाँ से निराश होकर लौटे और उन्होंने फिर से यह आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया, लेकिन बच्चों अब लोगों ने उनका साथ नहीं दिया था। इसके साथ साथ कुछ नई बातें भी उभर कर आ रही थी, वो था सामूहिक अपनेपन का भाव। लोगों द्वारा खुद को एक राष्ट्र का अंग मान लेने के बाद बच्चों राष्ट्र की भावना उत्पन्न होती है। ये राष्ट्रवाद जो ये अपनापन था, इसके उत्पन्न होने के क्या कारण थे? नंबर 1, संयुक्त संघर्ष। 19वीं और 20वीं सदी के बीच जितने भी आंदोलन हुए थे बच्चों, उनमें सभी समुदायों ने मिलकर भाग लिया था, जिससे उनके बीच एकता का भाव उत्पन्न हुआ था और वे लोग एक ही उद्देश्य को मानने लगे थे, वो था कि स्वतंत्रता को पाना। और दूसरा है सांस्कृतिक प्रक्रियाएं। 20वीं सदी से भारत में रूपक, गीत, प्रतीक, चिन्ह आदि बहुत सी चीज़ें का निर्माण किया गया जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई थी। जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की तस्वीर रूपक का निर्माण किया, जो ये हमें दर्शाती है कि ये भारत हमारी माता है और हमें इसकी स्वतंत्रता और इसकी रक्षा के लिए तैयार रहना है और हमें इन्हें आज़ाद करवाना है। उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत भी लिखा था। इस गीत को विभिन्न तरह के आंदोलनों में भी गाया गया और बाद में बच्चों ये भारत का राष्ट्रीय गीत बन गया था। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक झंडा तैयार किया गया था जो 3 रंगों से मिलकर बना था, लाल, पीला और हरा। इसमें ब्रिटिश प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए कमल के 8 फूल थे और हिंदू और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक अर्धचंद्र भी दर्शाया गया था। गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल रंग का था। इसके मध्य गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी। लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों की भी अपनी अपनी समस्याएं थीं। जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था और जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वे हिंदू के प्रतीक थे। इसीलिए अनेक समुदायों के लोग अलग थलग महसूस करने लगे थे। अब आता है बच्चों इसका निष्कर्ष। औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत में बढ़ता विरोध एक बड़े वर्ग को स्वतंत्रता के लिए एक साझा संघर्ष आरंभ करने के लिए प्रेरित कर रहा था। इसी क्रम में महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के माध्यम से लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में तब्दील कर दिया था। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। जैसा कि हमने देखा कि आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले विभिन्न वर्ग और जो भी समूह थे अलग अलग आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे। उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थी, इसीलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने का सबका अपना अपना अलग अर्थ था। कांग्रेस ने इन विभेदों को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया था कि एक समूह की मांग के कारण कोई दूसरा समूह दूर ना चला जाए।
यही वजह है कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था। कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकराव के चरण भी आ जाते थे। संक्षेप में, जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सी आवाज़ों से पुंज था, भरा हुआ था बहुत सी आवाज़ों से। बच्चों, मैंने ये पूरा टॉपिक आपको भारत में राष्ट्रवाद समझा दिया है। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इस टॉपिक को अच्छी से दोबारा समझिए, अपनी बुक में से रीड कीजिए।